Good afternoon, everyone. Welcome back to our everyday routine of analyzing and discussing important newspaper articles. Today is 7th of October and we would be discussing 5 articles. पर आज के इसमें एक डिफरेंस ये है कि आज 5 में से 3 आर्टिकल आसाम स्पेसिफिक है. 3 इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो आसाम से रिलेटेड है. बाकी 2 न्यूज़ जो है उसमें से एक इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है, एक जनरल है. तो ओवरव्यू ले लेते हैं. पहला जो है एक दिस वन स्कीम जो चल रही है, अरुणोदय स्कीम, जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट के बारे में. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इट. देन द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द एक्सटेंशन ऑफ वो जो वन टाइम सेटलमेंट प्लान था 2022 का, उसको 26 तक एक्सटेंड कर दिया. उसके बारे में है जो व्हीकल के स्क्रैपेज के से डील करता है. थर्ड जो है वो इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है. ऑनरेबल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री एस जयशंकर जी ने जेएनयू के एक समिट में कुछ स्टेटमेंट दिए. उसके इम्प्लीकेशंस क्या है वो आज देखेंगे. फिर हम देखने वाले हैं जो प्राइम मिनिस्टर का जल जीवन मिशन है उसको जियो टैग करके डायरेक्ट पोर्टल पर लाकर वो कुछ हासिल करना चाहते हैं. वो क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे. एंड द फिफ्थ वन वुड बी अगेन आसाम से रिलेटेड, जो डोराबिल वेटलैंड है उसके कंटेक्स्ट में है, जहाँ पे एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का प्लान लेकर आए. 150 बीघा वेटलैंड का एरिया उसमें जाने वाला. तो देर आर सर्टन एनवायरमेंटल कंसर्न्स और डिबेट एनवायरमेंट वर्सेस डिबेट डेवलपमेंट वाला. तो उसको हम अभी देखेंगे. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ये टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड है. यू कैन एक्सेस ऑल द इंफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ एंड द पीपीटी फ्रॉम दिस टेलीग्राम चैनल. एंड दिस इज फॉर दोज हु आर अपीयरिंग फॉर द मेंस दिस ईयर 2025. ये हम लोगों का एक अटेम्प्ट है टू कन्वर्ट ऑल द सिलेबस, ऑल द स्टडी मटेरियल ऑन वन सिंगल पेज, A4 साइज के पेज में कन्वर्ट करके 1 पॉइंट सोल्यूशन देने की कोशिश की है फॉर द लास्ट मिनट रिविजन. And we would be starting soon our GS Foundation batch for APSC as well as UPSC. तो स्पेशली ये वर्किंग क्लासेस, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए बेटर है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज और फर्स्ट आर्टिकल जो है अरुणोदय स्कीम के बारे में. अरुण का मतलब है सूर्य, उदय का मतलब है कि सूर्योदय के बारे में. उस कंटेक्स्ट में लिखा है कि नई सुबह, इट्स लाइक अ न्यू मॉर्निंग. जैसे नेम सजेस्ट करता है, इट इज एम्ड एट गिविंग रे ऑफ होप टू विमेन, स्पेशली जो लोअर इनकम क्लास से जो आती है उनके लिए. सो व्हाट इट इज, ये क्या है? ये एक नॉर्थ ईस्ट के रीजन में, नॉट जस्ट इन असम बट कंपेयर इन ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डीबीटी मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है. एंड ये स्कीम रिफ्लेक्ट करती है चेंजिंग प्रायोरिटीज को, क्योंकि ये विमेन के लिए डायरेक्टली टारगेटेड है. ये विमेन को एज अ सेंट्रल एजेंट की तरह प्रेजेंट करती है. इसके डिटेल्स देख लेते हैं. ये जो अरुणोदय स्कीम है, ऑल्सो कॉल्ड एज अरुणोदय, इज अ फ्लैगशिप वेलफेयर प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ आसाम, जो 2020 में लॉन्च हुआ था. इसके अंडर मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है ना. रफली 1250 रुपए हर मंथ ट्रांसफर किए जाते हैं. मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस है. तो वो भी इकोनॉमिकली जो वल्नरेबल फैमिलीज है इन द स्टेट, है ना, आसाम में जितने इकोनॉमिकली वल्नरेबल फैमिलीज है उनमें फीमेल जो है, फीमेल मेंबर एल्डर्स, उनको भेजा जाता है इन ऑर्डर टू हेल्प देम टू मीट द इसेंशियल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस लाइक फूड, मेडिसिन एंड अदर डेली नीड्स. एक बेसिक मिनिमम इनकम की तरह आप इसको देखिए. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस दे दो, मतलब कुछ सस्ता या कोई शॉप के थ्रू या किसी एजेंट के थ्रू पैसा ना भिजवाओ, डायरेक्टली उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, है ना. देन सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है कि टू इम्प्रूव द परचेसिंग पावर
खरीदने की उनकी क्षमता जो है, परचेसिंग पावर, उसको बढ़ाओ। ऑफ whom? Of rural households. Stimulate the local markets and contribute indirectly to the rural economic growth. क्योंकि ये जो पैसा जाएगा, लेट्स से कि हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लेते कि जो 1250 रुपए मंथली जाएगा, अगर असम में, अगर आप हाइपोथेटिकली समझते हैं कि 50 लाख फैमिलीज है, 50 लाख फैमिली को अगर आप मंथली 1200 रुपये भेज रहे हो, तो लगभग आप अराउंड 60 करोड़ के आसपास आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो। वो 60 करोड़ इकोनॉमी में जाएगा, लोकल गुड्स के लिए डिमांड जनरेट करेगा। अगर 1250 अगर किसी के जेब, किसी लेडी के अकाउंट में जा रहे हैं, तो शी इज नॉट गोइंग टू परचेज लग्जरी आइटम्स, है ना, कोई इंपोर्टेड चीज नहीं खरीदेगी। वो क्या खरीदेंगे? जो लोकल गुड है, जो लोकल तेल, कंघी, साबुन, ऐसी जो बेसिक नेसेसिटी है, वो चीजें वो खरीदेंगे। एंड वो चीजें लोकली ही बनती है, तो लोकल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, है ना। तो हर मंथली ये पैसा इकोनॉमी में घूमेगा असम के। इसका मोड ऑफ ट्रांसफर क्या है? ऑब्वियसली अगर ये डीबीएस है, मतलब डीबीटी है, डायरेक्ट बैंक, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, मतलब ये डायरेक्टली जाएगा बैंक अकाउंट में। जो विमेन है, वो जो विमेन बेनिफिशियरीज है उनको, है ना। द आइडिया इज टू इंश्योर द फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ दोज वुमेन। असिस्टेंस कितना? 1250 रुपया पर मंथ पर फैमिली, ठीक है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इकोनॉमिक रिलीफ प्रोवाइड करना टू पोर हाउस होल्ड ऑन अ रेगुलर बेसिस। बाकी कुछ हो या ना हो, ये 1250 रुपए हर महीने आपके अकाउंट में आने ही आने, है ना। देन टू प्रमोट जेंडर एम्पावरमेंट। वाई? बाय मेकिंग वुमेन द डायरेक्ट रेसिपिएंट्स। ये किसी भी मेल काउंटर पार्ट के अकाउंट में नहीं जाएगा, ये सिर्फ फीमेल अकाउंट होल्डर के अकाउंट में जाएगा। देन इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ आउटकम्स, क्योंकि ये पैसे से आप न्यूट्रिशियस फूड थ्रू रेगुलर इनकम सपोर्ट, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस ये है कि एक, ये इंक्लूसिव ग्रोथ का एक इंस्ट्रूमेंट बन जाता है ना। इट बिकम्स द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। इट एक्चुअली emphasizes on Assam government's approach towards equity based welfare. Then विमेन सेंट्रिक इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को ये हाईलाइट करेगा। जो लोकल इकोनॉमीज है उसको भी ये बूस्ट करेगा। लोकल जो फैमिलीज है, रूरल विमेन है, उनकी परचेसिंग पावर पैरिटी, परचेसिंग पावर को इंप्रूव कर देगा। देन इट विल ऑल्सो एक्ट एज अ कुशन और शॉक एब्जॉर्बर अगेंस्ट द इकोनॉमिक शॉक्स। स्पेशली these are very significant during the periods of इन्फ्लेशन, डिजास्टर और लाइवलीहुड डिस्ट्रप्शन। बाढ़ आ गई, फ्लड्स आ गए, 2 महीने के लिए कोई काम बंद हो गया, ऐसे सिचुएशन में दुनिया में कुछ भी होते रहे, ये पैसे आपको हर महीने आते रहेंगे। अमाउंट थोड़ा छोटा है लेकिन सब्सटेंशियल है, ठीक है। इट्स समथिंग इज बेटर देन नथिंग। इसमें चैलेंजेस क्या क्या आता है? एक, जो विमेन बेनिफिशियरीज है उनको आइडेंटिफाई कर पाना, उसमें इशू है। क्यों? क्योंकि जो डेटाबेस है वो कुछ हद तक आउटडेटेड है, कुछ हद तक इनएक्यूरेट भी है ना, इनएक्यूरेट भी है और आउटडेटेड भी है। फिर आप बैंक के अकाउंट में आप डाल दोगे, लेकिन उसको अकाउंट में जो गए हुए पैसे उनको एक्सेस भी तो करना है। डिजिटल लिटरेसी भी कम है, फाइनेंशियल लिटरेसी कम है, तो देर आर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल एक्सेस गैप दो विच एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ द लेसर डिजिटल लिटरेसी और इंफ्रास्ट्रक्चर के गैप के बीच में, है ना। देन प्रॉब्लम इज विद एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी एज वेल। जो एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है ग्राउंड लेवल पे, उनकी कैपेसिटी कितनी है उसका भी इशू है, और कोऑर्डिनेशन का भी इशू है, ठीक है। अब द इंटेंशन ऑफ द स्कीम इज वेरी गुड, द ऑब्जेक्टिव्स आर वेरी गुड, there are hindrances, but we have to come over those hindrances. The way ahead to make it even more fruitful is by strengthening the beneficiary identification and targeting. किनको ये पैसे देने हैं, कौन है वो जो जिनको एक्चुअल में जरूरत है, उनको आइडेंटिफाई करो। जो डेटाबेस है उसको रीस्ट्रक्चर करो, रिकंस्ट्रक्ट करो, इनएक्यूरेट बेनिफिशियरीज को हटा दो और जो नहीं है उनको ऐड करो। सो ये इसको स्ट्रेंथन करना जरूरी है। देन जो बैंकिंग
और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करना है। इस पर्टिकुलर अरुणोदय स्कीम को इंटीग्रेट करो अदर वेलफेयर स्कीम्स के साथ, ओके। एंड देन ये जो स्कीम है इसके बारे में अवेयरनेस एंड आउटरीच दोनों को इम्प्रूव करो। ये 4 स्टेज ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इफेक्टिवनेस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम को बहुत सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर देगा, ठीक है। ऑलराइट, फर्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू। यू कैन पॉज द वीडियो एंड ट्राई एंड आंसर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मैं इसका आंसर अभी दे दूंगा, बट आई वुड सजेस्ट कि आप वीडियो को पॉज करिए और अटेम्प्ट करिए, एलिमिनेशन टेक्निक को यूज करिए। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? द स्कीम प्रोवाइड्स मंथली कैश असिस्टेंस, करेक्ट, टू इकोनॉमिकली वीकर फैमिलीज, करेक्ट, थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यस। सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। सो सी, ऑप्शन सी को एलिमिनेट कर दिया क्योंकि उसमें स्टेटमेंट 1 नहीं है। ओनली मेल मेंबर्स, अब मेल मेंबर्स का सवाल ही पैदा नहीं होता है, फीमेल मेंबर के लिए, तो स्टेटमेंट 2 इज गॉन, तो स्टेटमेंट 2 इज गॉन। सो नाउ you are left with only option A and B. One of the scheme's objective is to promote nutritional and health outcomes for poor households. Yes, ये तो हमने देखा ही है, तो आंसर इज A, 1 and 3, ठीक है। What, तो इसका आंसर क्या आएगा? A. All right, let's see the second article. सेकेंड आर्टिकल में अंदर जाने से पहले एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। पिछले कुछ सालों से स्क्रैपेज पॉलिसी आई है, मतलब जो पुराने व्हीकल्स है जिनकी लाइफ खत्म हो चुकी है, जैसे कि डीजल की गाड़ी की जो लाइफ है वो दिल्ली जैसे शहर में 10 साल है, बाहर 15 साल है ना, जिसको आप एक्सटेंड करके और 5 साल बढ़ा सकते हो कुछ कुछ स्टेट्स में। लेकिन जो साल जिन कार की लाइफ खत्म हो चुकी है, 15 साल से ज्यादा हो चुका है, वो तो कहीं पड़े पड़े सड़ रहे हैं ना, राइट। तो उनका स्क्रैपेज करना जरूरी है, स्क्रैपेज करना जरूरी। अगर आप चाहते हो कि आपके एग्जिस्टिंग व्हीकल जो है लेट्स से वो खत्म होने वाले 1-1.5 साल में, तो आप एडवांस में स्क्रैपेज में भेज सकते हो, उसके आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल जाएगा। आप नई गाड़ी खरीदने जाओगे तो उसमें उस अमाउंट का सपोर्ट मिल जाएगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस का। ये कुछ जनरल प्रिंसिपल होता है स्क्रैपेज पॉलिसी के। तो आसाम गवर्नमेंट ने जो एग्जिस्टिंग स्क्रैपेज पॉलिसी है ना, वन टाइम सेटलमेंट जिसको कहते हैं ओटीएस, उसको एक्सटेंड करने का डिसीजन लिया है अप टू मार्च 2026, है ना। अनदर 6-9 मंथ से इसको एक्सटेंड करने का डिसीजन लिया है। ये पॉलिसी आई थी, आसाम व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी 2022 को एक्सटेंड कर दिया मार्च 31, 2026 तक, ओके। ये it is aimed at incentivizing the all voluntary deregistration and scrapping of end of life vehicles, ELVs, end of life vehicles जिनका लाइफ स्पैन खत्म हो चुका है उनके लिए, ठीक है। ऑफरिंग सब्सटेंशियल फाइनेंशियल रिलीफ टू द व्हीकल ओनर्स। ये इन अ वे ये बहुत अच्छा स्टेप है। रीजन इज, आप इसके ऑब्जेक्टिव देखिए, एक है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, इससे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि जो पुराने गाड़ी है जो 15 साल 20 साल पुरानी, उसके व्हीकुलर एमिशन नॉर्म्स भी पुराने हैं, टेक्नोलॉजी पुरानी है। जो रिसेंट व्हीकल्स है उसमें पोल्यूशन कम होता है, एडवांसमेंट हुआ है टेक्नोलॉजी में, तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन को ये कम कर देता है। सो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन उसका एक ऑब्जेक्टिव है। फिर है पब्लिक सेफ्टी, क्योंकि जो पुराने गाड़ियां थी उसमें सेफ्टी के कंसर्न्स थे। ऑल्सो जो गाड़ी 15-20 साल पुरानी, उसके जो भी सेफ्टी फीचर्स रहेंगे, बीट ब्रेक, बीट क्लच पैड, बीट द वेट सेंसेस द प्रॉब्लम, द वेट रिस्पॉन्ड्स टू एक्सीडेंटल सिचुएशन, ये सब अब पुराना हो चुका है। अभी जो रिसेंट व्हीकल्स आ रहे हैं उसमें सेफ्टी फीचर्स को अपग्रेड कर दिया गया है, तो वो सेफ्टी, वो अगर इन पुराने व्हीकल को रोड से हटा देते हो तो पब्लिक सेफ्टी आ जाता है। थर्ड इज अर्बन एस्थेटिक्स, शहरों की सुंदरता के लिए। अगर आप गुवाहाटी में हो, अगर आप हाईवेज पे अगर कहीं चलते हो या शहर में जब एंटर करते हो, तो आपने देखा होगा कि जो पुराने व्हीकल्स है, जो एक्सीडेंटल व्हीकल्स है, जिनको टो करके साइड में रख दिया गया है, या जो एंड ऑफ लाइफ व्हीकल जो है ELVs जो है, वो कहीं पार्क है, कहीं सड़ रहे, किसी पुराने घर के बाहर
पूरा रोड को जाम कर रखा है, वंस दोज आर स्क्रैप्ड तो वो जो स्पेसेस है ना, पब्लिक प्लेसेस, वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अर्बन एरियाज का विजुअल अपील बढ़ा देता है। देन है रिसोर्स रिकवरी। व्हाई? बिकॉज ये जो स्क्रैपेज होगा दैट विल प्रमोट द रिसाइकलिंग एंड रीयूज ऑफ व्हीकुलर पार्ट्स और द मेटल, है ना। फिर आ जाएगा इकोनॉमिक इंसेंटिव्स। क्यों? बिकॉज इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल रिलीफ टू व्हीकल ओनर्स, encouraging compliance with the environmental norms. फाइनेंशियल अगर आपको असिस्टेंस मिल जाएगा तो यू विल बी एबल टू यूटिलाइज इट इन नेक्स्ट परचेस। देयर आर सर्टेन चैलेंजेस। एक तो अवेयरनेस एंड आउटरीच कम है, क्योंकि ये स्क्रैपेज पॉलिसी का होना, इसके फायदे, इसकी वजह से जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स है उसके अलावा जो अदर बेनिफिट्स है ये लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। सो दैट इज व्हाई अवेयरनेस एंड आउटरीच बिकम्स important part जो अभी चैलेंज है। एंड देन वी नीड टू हैव इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। स्क्रैपेज पॉलिसी लेकर आ गए, लेकिन जो रजिस्टर्ड व्हीकल का स्क्रैपिंग फैसिलिटी है जिसे कहा जाता है RVSFs, वो पूरे स्टेट में फैलने जरूरी है, उनका बनना जरूरी है, उनका एस्टैब्लिश होना जरूरी है, जो कि अभी कम है। थर्ड चैलेंज इज मॉनिटरिंग एंड कंप्लायंस। रूल बना लिए, पॉलिसी लेकर आ गए, उसको मॉनिटर भी तो करना पड़ेगा कि कितना सक्सेसफुली ये काम कर रहा है, कितना इसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। तो मॉनिटरिंग एंड कंप्लायंस ये मेजर चैलेंज है। सो व्हाट इज वे अहेड? ऑब्वियसली अवेयरनेस का इश्यू है तो अवेयरनेस कैंपेन्स लाओ, फिर जो RVSF जो है उनको एक्सपांड करो, फिर जो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम्स है उसको लाइक सब्सिडीज या लो इंटरेस्ट रेट के साथ नेक्स्ट परचेस के लिए लोन अवेलेबल कराओ, एंड जो प्रोसेस है उसको स्ट्रीमलाइन करो, जो प्रोसीजर है उसको स्ट्रीमलाइन करो, ठीक है। सो ये है उसका MCQ। प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई एंड आंसर दिस क्वेश्चन। आई एम गोइंग टू आंसर दिस क्वेश्चन, बट आप एक बार पॉज करके कोशिश करो कि इसका आंसर आप दे पाओ। फर्स्ट स्टेटमेंट इज रिडक्शन ऑफ व्हीकुलर पोल्यूशन। यस, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात हो रही है। सो C is eliminated. Providing financial incentive for vehicle owners. Yes, 2 is correct. So B is eliminated. And third, reduction of vehicular pollution. Yes, है ना। तो statement 1 is correct. इलेक्ट्रिसिटी चला गया था बीच में इसलिए वो इंटरप्ट हो गया। फर्स्ट इज रिडक्शन ऑफ व्हीकल पोल्यूशन इज करेक्ट, सो C is gone. Providing financial incentive for vehicle owners. Yes, so statement 2 is correct, so option B is gone. Encouraging the establishment of registered vehicle scrapping facilities. Yes, 3 is correct. So promoting the use of fossil fuels in transportation. ये तो कहीं पे भी है ही नहीं ना, there is no concept or no discussion about fuel, so 4 is wrong, so option A is correct. Okay, third is Honorable External Affairs Minister of India S. Jaishankar sir was attending the conference in JNU, which is known as Aravali Summit. वहाँ पे उन्होंने एक statement दिया where he said that India has to be a go-to option for any crisis in the subcontinents. What he means is अगर subcontinents में इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कोई भी अगर क्राइसिस आता है, कोई भी, बी इट इकोनॉमिक, बी इट फाइनेंशियल, बी इट मिलिटरी, बी इट डिजास्टर, कोई भी क्राइसिस है, द फर्स्ट कंट्री दे शुड लुक एट शुड बी इंडिया, है ना। वो चाहते हैं कि किसी भी सिचुएशन में फर्स्ट रिस्पॉन्डर शुड बी इंडिया। तो ये जो आइडिया है इट aligns with India's vision of neighborhood first policy and other aspects where India sees itself as becoming a leader, ठीक है। तो context तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि India must position itself as go-to option in any crisis in the subcontinents, whether it's natural disaster, political upheaval or economic instability. इस उनके एड्रेस के कुछ की हाइलाइट्स है।
his assessment or his statement has come at a time जब नेपाल में क्राइसिस चल रहा है, जब बांग्लादेश में क्राइसिस चल रहा है, बांग्लादेश और नेपाल में पॉलिटिकल क्राइसिस है, श्रीलंका में फाइनेंशियल क्राइसिस है, पाकिस्तान की तो बात ना, जितना कम करे उतना बेहतर है। तो आस पास के जो कंट्रीज में जो अपहीवल चल रहा है, जो पॉलिटिकल इश्यूज चल रहा है, स्पेशली वाइल कंपीटिंग विथ इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना, उस बैकग्राउंड में सर का ये स्टेटमेंट है एंड विच हैज इंक्रीज इट्स सिग्निफिकेंस। इस स्टेटमेंट से इंडिया का जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसको रीइंफोर्स कर दिया है। बैलेंसिंग स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड एक्सटर्नल पावर, ठीक है। अब इंडिया का रोल एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर विल ऑल्सो हेल्प टू काउंटर द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल पावर्स इन नेबरहुड, स्पेशली चाइना। This will also require the India's strengthening of India's crisis response capacity। और इंडिया का एक इन अ वे एक विजन भी है ना कि रीजनल स्टेबलाइजर बन जाए, रीजनल पावर बने, रीजनल स्टेबलाइजर बन जाए। Along with that, through this, India will be building trust and influencing or using soft power by making itself available as a immediate go-to person or go-to nation and become the creating the image of first responder to any sort of crisis। इंडिया जो है वो रीजनल लीडरशिप को एक्शन में डिप्लॉय करेगा, एक्शन में दिखाएगा, है ना। जैसे कि अब नेपाल के अर्थक्वेक में असिस्ट किया था, मालदीव्स में वाटर क्राइसिस में असिस्ट किया था, या श्रीलंका को इकोनॉमिक क्राइसिस में असिस्ट किया था, है ना। ये एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर को एग्जेम्पलीफाई करता है, इट इलिस्ट्रेट्स इंडियाज फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स रिकॉर्ड। ये एमसीक्यू है, आप वीडियो पॉज करके देख लीजिए, मैं इसका आंसर दे ही दूंगा बट फिर भी आप एक बार पॉज करके देख लीजिए। ट्राई एंड सॉल्व इट विथ रेफरेंस टू, ओके ये पुराना है, इसको एक्सीडेंटली वो वही रहेगा स्टेबल कॉइन्स के बारे में, सो जस्ट फॉरगेट दैट क्वेश्चन, गलती से वो पिछले वाला का रह गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज जल जीवन मिशन एसेट्स टू बी मैप्ड ऑन पीएम गति शक्ति पोर्टल। जो यूनियन गवर्नमेंट है, दे हैव अनाउंस्ड प्लान्स टू मैप ऑल ड्रिंकिंग वाटर एसेट्स, फिर वो नदी हो, पाइपलाइन हो, रिजर्वायर हो, कहीं पे वाटर पंपिंग स्टेशन हो, ये सारे जो चीज है ना, दे हैव डिसाइडेड टू मैप ऑल दोज ड्रिंकिंग वाटर एसेट्स इंक्लूडिंग द पाइपलाइंस व्हिच वर क्रिएटेड अंडर जल जीवन मिशन, JLM जो है, ये सारा कहाँ मैप होगा? प्राइम मिनिस्टर जी के पीएम गति शक्ति पोर्टल, एक पोर्टल है जहाँ पे सब कुछ लाइव वर्क प्रोग्रेस को रिकॉर्ड होता है, जहाँ पे यू कैन गो, प्राइम मिनिस्टर सर कैन गो एंड जस्ट चेक which project is going on, where is it, how much progress they have achieved, on lifetime वो ट्रैक कर सकता है, ठीक है। तो उसमें इस वाटर जो रिसोर्सेस है, ड्रिंकिंग वाटर के एसेट्स है, उनको जियो टैग करके मैप किया जाएगा। फॉर दैट MOA, मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन जो DDWS है ना, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड जो भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, BISAC-N कहते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में, उनके बीच में ये इम्प्लीमेंटेशन के लिए साइन किया गया, ठीक है। अब व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? बिकॉज एक ये डेटा ड्रिवन प्लानिंग को प्रमोट करेगा, मॉनिटरिंग एंड डिलीवरी जो है ऑफ रूरल वाटर सप्लाई सर्विसेज अक्रॉस द कंट्री को फैसिलिटेट करेगा। इसमें GIS मैपिंग ऑफ पाइपलाइंस होगा, लाइक वी डिस्कस, देन इसमें एनहांस्ड प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग भी होगा, की हाइलाइट्स में आपको बता रहा हूं। फिर बेटर रूरल वाटर गवर्नेंस, ग्रामीण इलाके में जो वाटर गवर्नेंस है उसको ये बेटर कर देगा।
एंड फोर्थ एंड टू एंड टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, क्योंकि ये बैग बिसाग एन जो है दैट विल प्रोवाइड कंप्लीट सपोर्ट इंक्लूडिंग डेटाबेस को डिजाइन कैसे करना है, मैप का क्रिएशन कैसे होगा, डेटा को माइग्रेट कैसे करना है, डेटा माइग्रेशन, ठीक है। सो ओवरऑल ये एक इंफॉर्मेटिव आर्टिकल है, इसमें एमसीक्यू के लिए कोई स्कोप मेजर नहीं है, इसको सिर्फ आप टेक्नोलॉजी एंड एडमिनिस्ट्रेशन के किसी क्वेश्चन में कोट करने के लिए यूज कर सकते हो। तो इसका एक एमसीक्यू देख लीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंटीग्रेशन ऑफ जल जीवन मिशन। PM Gati Shakti is primarily GIS based platform designed to enhance planning and monitoring infrastructure project. Yes, statement 1 is correct. All Jal Jeevan Mission pipelines will be mapped to enable unique schemes, level IDs and granular monitoring. Yes, this is also correct. The mapping work will be carried out by the Central Water Commission. अब सेंट्रल वाटर कमीशन का कहाँ पे आ गया? सेंट्रल वाटर कमीशन का कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे, है ना? The answer is 1 and 2. Statement 3 is incorrect. All right. Final topic of the day. ये है डोराबिल वेटलैंड के बारे में, जो असम का एक important वेटलैंड है। ये it is डोराबिल वेटलैंड is home to around 200 species of birds, mammals, reptiles and fish. एक इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट वेटलैंड है, ठीक है। हुआ क्या है कि जो ये बेसिकली ये जो है ये विजयनगर के पास में है, कामरूप में ही। इट इज नाउ फेसिंग एन एक्सिस्टेंशियल थ्रेट ड्यू टू द प्रपोज्ड इंडस्ट्रियल पार्क प्रोजेक्ट प्लान्ड ओवर 150 बीघास ऑफ द वेटलैंड एरिया। अब ऑब्वियसली अगर आप इकोलॉजिकली सेंसिटिव वेटलैंड के ऊपर अगर आप 150 बीघा में कोई इंडस्ट्रियल पार्क प्लान करोगे तो उसके इकोलॉजिकल रिपरकशंस होंगे, है ना। सो इट हैज इग्नाइटेड द एनवायरमेंटल, लाइवलीहुड एंड कल्चरल कंसर्न्स अमॉन्ग्स द लोकल कम्युनिटीज जो वहां पर रहते हैं उनके बीच में। ये जो पर्टिकुलर एग्जांपल है ना, पिछले 3-4 दिन में हम लोग ने आसाम के वेटलैंड के रिकंस्ट्रक्शन, उसके रिजर्वायर को बिल्डअप का, जो एडीबी का, एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो प्रोजेक्ट है जिसमें वेटलैंड को प्रिजर्व करने का, रिजर्वायर को बनाने का जो प्रोजेक्ट लिया है एमएचए ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, एज अ वे ऑफ मैकेनिज्म टू रिड्यूस द इन्फ्लिक्शन ऑफ फ्लड्स इन ब्रह्मपुत्र, वो हम पिछले 4-5 दिनों से न्यूज को पढ़ रहे हैं और अब ये नया न्यूज है। अब ऐसा अगर कोई केस आ जाता तो इट हाईलाइट्स द इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन वेटलैंड्स ऑफ असम बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, पोल्यूशन एंड डेवलपमेंट विच इज अनप्लान्ड डिस्पाइट देयर इकोलॉजिकल एंड सोशो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ये वेटलैंड जो है इनका सोशो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, कल्चरल इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा होता है। अब इनका इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? एक, ये जो वेटलैंड्स है जो यूजुअली दे आर नॉट जस्ट वेटलैंड्स, दे आल्सो ओवरलैप विद ग्रासलैंड्स और ग्रेजिंग ग्राउंड्स फॉर द कैटल। फिर यही है जो फर्टाइल फ्लड प्लेन्स में कन्वर्ट हो जाता है, एग्रीकल्चरल सॉइल को एनरिच करता है ना। तो इट इज ए कॉम्प्लेक्स एंड बायोडाइवर्स इकोसिस्टम, इट्स नॉट जस्ट अब एनी अदर पीस ऑफ लैंड। इसमें जो स्पीशीज है दे इंक्लूड एंडेंजर्ड गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन। अब ये बताइए कि गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन जो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो स्पीशी है वो भी इस वेटलैंड में पाई जाती है, एंड अदर 4 स्पीशीज ऑफ एंडेंजर्ड वल्चर। अब इसका लाइवलीहुड के साथ क्या लिंक है? लगभग 3000 फैमिलीज जो है वो इस वेटलैंड पर एंगेज्ड है, जिसमें वो लाइफ स्टॉक रेयरिंग भी करती है, फिशिंग भी करती है, कैटल को संभालती है, एंड जो लगभग 1000 फैमिलीज है विच डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर ऑफ द फर्टाइल फ्लड प्लेन्स ऑफ दिस वेटलैंड। इसका कल्चरल इंपॉर्टेंस, एक जो लोकल फोकलोर है ना, जो लोकल फोकलोर है उसमें ये डीपली रूटेड है, जो लोकल ट्रेडिशंस है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस है, उसमें इस बील का बहुत मेजर रोल रहा है। इट एक्ट्स एज अ कल्चरल एंड आइडेंटिटी
मार्कर फॉर द सराउंडिंग विलेजेस, आसपास के जितने गांव है उनके लिए एक कल्चरल आइडेंटिटी है। अब इसका इशू एंड एनालिसिस में हम लोग देखेंगे कि दिस विल कॉज इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन, है ना, इंडस्ट्रियल, इट हैज बीन ऑब्जर्व कि मोर ऑफन देन नॉट जो इंडस्ट्रियल इंक्रोचमेंट है that leads to irreversible loss of habitat and biodiversity. Second is livelihood insecurity. Obviously उनके जिनका काम उसके ऊपर है, जिनका रहना खाना उसके ऊपर है, उनके लिए तो ये बहुत बड़ा थ्रेट हो जाता है ना। देन कल्चरल डिस्प्लेसमेंट, जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस है, जो लोकल नॉलेज है, लोकल अवेयरनेस है, जो रिचुअलिस्टिक कल्चरल इवोल्यूशन हुआ है अराउंड दैट वेटलैंड, वो भी थ्रेटन्ड हो जाता है। फिर है गवर्नेंस का गैप, एक लैक ऑफ इफेक्टिव वेटलैंड प्रोटेक्शन, जो एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री की तरफ से जो प्रोटेक्टिव केयरिंग होना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं गैप दिखाई दे रहा है। फिर आता है पॉलिसी डिसोनेंस, क्यों? बिकॉज दिस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज ऑफन प्रायोरिटाइज ओवर इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन, एक को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है ओवर दी अदर। फिर रास्ता क्या बचा, व्हाट इज अ वे अहेड? एक लीगल प्रोटेक्शन एंड नोटिफिकेशन, ये जो डोरा बिल है उसको एज अ प्रोटेक्टेड वेटलैंड जो है इट शुड बी नोटिफाइड अंडर दी एज अ प्रोटेक्टेड वेटलैंड अंडर दी वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स जो 2017 के है। फिर एनवायरमेंटल गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करिए। देन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड लाइवलीहुड सिक्योरिटी, ये भी प्रोवाइड करनी होगी, क्योंकि लोकल कम्युनिटीज को, आपको फिशर्स को फार्मर्स को, जो फार्मर्स है जो उस लैंड पर खेती कर रहे हैं, उनको इंक्लूड करना पड़ेगा इन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोटेक्शन मेजर्स। फिर यूल हैव टू डू साइंटिफिक मैपिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, ये वे अहेड है। सो ये हमारा फाइनल आर्टिकल था। जो स्मार्ट बुक्स है एपीएससी और यूपीएससी के लिए टोटल 10+7, वो अब एसएमएस मीडियम में भी ट्रांसलेट करके अवेलेबल है। दीज आर वन स्टॉप सॉल्यूशंस। फॉर एनी फर्दर डिटेल्स, एनी फर्दर इंक्वायरी, यू कैन कनेक्ट ऑन दिस नंबर। थैंक यू वेरी मच एंड आई रियली अप्रिशिएट जिस तरीके से आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, आंसर्स दे रहे हो, कमेंट सेक्शन में आंसर्स दे रहे हो, तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि इसके बाद भी आप आंसर्स देना कंटिन्यू रखिए। एंड अगर आपको कोई इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ सजेशन देना है कि आप इस तरीके से करंट अफेयर्स को और ज़्यादा बेटर कर सकते हैं, तो प्लीज़ दीजिए। वी आर हियर टू हेल्प यू बेटर। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।